Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। आज की पहली टॉपिक है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी या फिर कैफे स्कोर। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के तहत गवर्नमेंट उन कार कंपनीज के ऊपर हैवी फाइन स्टिपुलेट करती है जो कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी या फिर कैफे स्कोर जो मैंडेटेड है उन्हें वायलेट करते हैं। तो अब से किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर ये फाइन्स जो हैं वो नहीं लगाई जाएंगी। रादर कंपनी अगर कैफे स्कोर को वायलेट कर देती है तो उनकी जो पूरी फ्लीट है, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, उनके ऊपर हैवी फाइन्स इम्पोज की जाएगी। तो क्या है कैफे नॉर्म्स? कैफे नॉर्म्स जो है इट बेसिकली डील्स विद द ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन ऑफ अ कार। एक कार जब चलाई जाती है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, तब उसमें कितना फ्यूल कंजम्पशन होता है, इसी के ऊपर कुछ नियम, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, नॉर्म्स बनाए गए हैं और इन्हें कहते हैं कैफे स्कोर। सो कैफे नॉर्म्स दे बेसिकली डील विद द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय अ कार। कैफे स्कोर का यूज करके बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है इसके ऊपर एक लिमिट सेट की जाती है कि एक गाड़ी कितनी प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड। एक पर्टिकुलर गाड़ी कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करती है, उसकी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्यूल इट कंज्यूम्स। अगर फ्यूल एफिशिएंसी कम है, मतलब फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, इन दैट केस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बहुत ज्यादा होगा। तो कैफे स्कोर जो है ये फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर डायरेक्टली फोकस करती है ताकि इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो लिमिट हो जाए। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि कैफे नॉर्म्स जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द BS6 नॉर्म्स। भारत स्टेज 6 फ्यूल इसे इंडिया में इसलिए अडॉप्ट किया गया ताकि पोल्यूटेंट्स की एमिशन जो है वो लिमिट हो जाए। किस तरीके की पोल्यूटेंट्स? हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। तो फ्यूल क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस है। फ्यूल क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इन सब पोल्यूटेंट्स का एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो BS6 नॉर्म्स इससे रिलेटेड है। टॉकिंग अबाउट कैफे नॉर्म्स, एज मेंशन्ड अर्लियर, इट डील्स विद द ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन। कितनी फ्यूल कंज्यूम करती है एक गाड़ी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, उसके ऊपर जो है ये नॉर्म्स बनाए गए हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द कैफे नॉर्म्स और कैफे एक्ट 2022। कैफे एक्ट या फिर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इसे इस साल अप्रैल मंथ में पास किया गया था। इस एक्ट के अनुसार अगर कोई कंपनी कैफे स्कोर्स को वायलेट करती है तो इन दैट केस हर एक गाड़ी जो वो कंपनी सेल करेगी, एक एक गाड़ी के सेल के ऊपर 25,000 का फाइन जो है वो इम्पोज किया जाएगा उसके ऊपर। तो पेनल्टीज जो है वो 25,000 से शुरू होती है पर कार सोल्ड, बट इट कैन रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस, क्योंकि बहुत सारी कार जो है वो एक कंपनी सेल करती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम तो पेनल्टी जो है वो बहुत ज्यादा है। इंडियन कार मेकर्स के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट डाली गई है वो है 113 ग्राम्स पर किलोमीटर। मतलब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो अलाउड है, इतने तक। इसके ऊपर अगर जाता है तो ही फाइन्स लगेंगे। लेकिन देयर इज अ कैच, अगर एक हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट या फिर फ्यूल एफिशिएंसी की जो लिमिट इसकी बात हम करें तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। हर एक कंपनी के लिए जो है वो लिमिट्स अलग सेट की गई हैं, इंडिविजुअल लिमिट्स हैं। और ये जो लिमिट्स है दीज आर बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ कार्स सोल्ड। नंबर ऑफ कार्स सेल जो करती है एक कंपनी, उसके ऊपर लिमिट्स जो है वो डाली गई है। क्योंकि एक कंपनी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स जो है वो उससे सेल करती है, उसकी फ्यूल टाइप भी डिफरेंट होती है। कोई पेट्रोल होता है, किसी में डीजल होता है, कोई हाइब्रिड होता है, किसी में CNG होता है, कोई इलेक्ट्रिक कार होती है। तो अगर हम एक कंपनी की कितनी वॉल्यूम ऑफ कार जो है वो सेल हो रही है, उसमें क्या नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी की CO2 एमिशन लिमिट कितनी होगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट जो है वो उस कंपनी की 0 से 4.7% से ज्यादा एक्सीड कर गया है, जो स्टिपुलेटेड नॉर्म है उससे ज्यादा, इन दैट केस 25,000 की फाइन पर कार सोल्ड पे लगेगी।
कार कंपनीज ने कैफे नॉर्म्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज किया है। अकॉर्डिंग टू देम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में कार्स जो है वो सेल की जाती है, तो पेनल्टी जो है वो एक कार का 25,000, सो इट कैन रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीस अगर थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन लिमिट जो है वो ब्रीच हो जाती है बाय ए पर्टिकुलर कार। सो दिस इज अनफेयर अकॉर्डिंग टू देम बिकॉज दीज कंपनीज आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज लाइक हाइब्रिड्स, इलेक्ट्रिक, CNG एटसेट्रा। इसके अलावा BS6 जो स्टैंडर्ड्स है वो भारत में लागू हो गए हैं, तो इसमें माइग्रेट करने में भी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ। ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का एक फ्यूल जो जिसमें एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, इसके लिए इसे लाया गया और इसमें माइग्रेट करने के लिए भी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। और उसके ऊपर से अभी जो ये नई स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं वो लाई गई हैं, यही कंपनीज का ऑब्जेक्शन है। लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए कैफे स्कोर्स का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। ये नॉर्म्स कार मैन्युफैक्चरर्स को फोर्स करेगी कि वो और भी एफिशिएंट कार्स जो हैं वो डेवलप करें। कैफे नॉर्म्स जो है ये कस्टमर्स को बेटर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स को चूज करने के लिए इंसेंटिव्स देती है, ऐसा नहीं है। ना ही ये फ्यूल प्राइसेस के ऊपर डायरेक्टली कोई इफेक्ट डालती है, रादर ये अपनी गोल्स को इनडायरेक्टली अकम्प्लिश करती है बाय फोर्सिंग कार मेकर्स, ऑटो मेकर्स टू बिल्ड एफिशिएंट कार्स की, ताकि इससे जो इसका इफेक्ट है हर सेक्टर पे इस तरीके से पड़े ताकि रूट कॉज ही खत्म हो जाए। अगर एमिशंस कम होंगे धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ, देन इट सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, भारत सीरीज इकोसिस्टम। पहले जो नई व्हीकल्स हैं वो ही सिर्फ भारत सीरीज नंबर प्लेट्स के लिए अप्लाई कर सकती थी, लेकिन अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जो रेगुलर व्हीकल्स हैं उन्हें भी अलाउ किया है, दे कैन कन्वर्ट देयर रजिस्ट्रेशंस इनटू भारत सीरीज नंबर्स। और ये भारत सीरीज इकोसिस्टम जो है इससे और भी इसकी स्कोप को वाइडन करेगा। क्या है भारत सीरीज नंबर प्लेट्स, समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में भारत सीरीज नंबर प्लेट्स या भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस किया था। भारत सीरीज नंबर प्लेट्स जो है इन्हें अडॉप्ट करने का बेनिफिट ये है कि अगर कोई मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, तो इन दैट केस उन्हें अपने व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है उससे ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत अगर किसी की गाड़ी सपोज कर्नाटका में रजिस्टर्ड है विद अ KA नंबर प्लेट, देन इन दैट केस अगर वो कर्नाटका से किसी और स्टेट में मूव करते हैं तो उस स्टेट में वो KA नंबर प्लेट का यूज करते हुए बस 12 महीने तक ही ड्राइव कर पाएंगे नई स्टेट में। आफ्टर 12 months इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द व्हीकल इन द न्यू स्टेट। लेकिन भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो नेसेसिटी है वो और नहीं रहती, नए सिरे से फिर दूसरी जो रजिस्ट्रेशन लेने की नई स्टेट में जरूरत नहीं है अंडर दिस। लेकिन भारत सीरीज नंबर प्लेट्स जो है ये सबके लिए नहीं है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाले, बैंक एम्प्लॉयज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो है वो, और प्राइवेट फर्म के ऐसे एम्प्लॉयज जिन फर्म्स की ऑफिसेस जो है वो 4 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज से ज्यादा जगहों पे है, तो इन दैट केस भारत सीरीज नंबर प्लेट्स वो लगा सकते हैं। ऐसी प्रोफेशंस में एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है, तो बार बार क्या जो लाइसेंस प्लेट है वो हम नहीं लेते रहे, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए टू सेव time and energy of the citizens from the annoyances of transfer of vehicles every time they relocate, Bharat series has been brought. भारत सीरीज नंबर प्लेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। व्हीकल्स जो है उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन बाय द डीलर एट द टाइम ऑफ परचेज। वाहन पोर्टल में जाके व्हीकल्स को रजिस्टर करवा दिया ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो व्हीकल ओनर है, क्योंकि नई गाड़ी के लिए ये एप्लीकेबल था पहले, दे विल हैव देयर ओन भारत सीरीज नंबर प्लेट। भारत सीरीज नंबर प्लेट जो है वो यूजुअल जो नंबर प्लेट्स होती है प्राइवेट व्हीकल्स की उसी तरीके से दिखती है। इसमें वाइट बैकग्राउंड होता है, ब्लैक टेक्स्ट होता है, बट डिफरेंस बस ये है कि टेक्स्ट और नंबर्स में जो फॉर्मेट होती है उसमें चेंजेस लाए गए हैं।
रीसेंट चेंजेस की अगर हम बात करें तो अब से जो रेगुलर व्हीकल्स हैं उन्हें भी कन्वर्ट किया जा सकेगा इनटू भारत सीरीज एंड दिस विल डेफिनेटली वाइडन द स्कोप ऑफ भारत सीरीज इकोसिस्टम। करेंटली जो व्हीकल्स हैं विथ रेगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क, अगर उन्हें भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क में कन्वर्ट करवाना है अपने व्हीकल को, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो अपनी जो रिक्विजिट जो टैक्सेस हैं प्रीवियस वो उन्होंने क्लियर कर रखा है, पेमेंट करके रखा है, तो सिर्फ ये ही एलिजिबल होंगे फॉर द कन्वर्जन। ऑल्सो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दी है कि जिसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जाएगी ताकि जो भारत सीरीज को अप्लाई करने के लिए सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, वो जो एंटायर प्रोसेस है, वो जो रेसिडेंट है व्हीकल के या फिर जो उनकी प्लेस ऑफ वर्क है जहां वो काम करते हैं, वहां पे जाके पूरा प्रोसेस हो जाएगा एप्लीकेशन, एंड दिस इज इन व्यू टू प्रोवाइड फर्दर ईज ऑफ लाइफ टू द सिटीजन। अगली टॉपिक है यूथ को लैब। यूथ को लैब जो कि एशिया पैसिफिक की लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन मूवमेंट है, इसकी 5th एडिशन को रिसेंटली लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और उसके साथ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। 2019 में यूएनडीपी इंडिया ने नीति आयोग के अंदर आने वाली अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की और लॉन्च किया यूथ को लैब। इस इनिशिएटिव का एम है एक कॉमन एजेंडा एस्टैब्लिश करना इन दी एशिया पैसिफिक कंट्रीज, इन्वेस्ट करना, यूथ जो है उन्हें एम्पावर करना, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स चलाई जा रही हैं, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें स्पीड आए, वो एक्सेलरेट हो जाए। जो यूथ है उन्हें लीडरशिप, सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एम्पावर किया जाए, उनके ऊपर इन्वेस्ट की जाए ताकि वो और भी आगे बढ़े। एट प्रेजेंट जो भी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं, बिजनेसेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब कुछ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस में लाया जा रहा है टू प्रोटेक्ट द अर्थ, दिस प्लैनेट, ताकि माइंडलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस ना हो, और माइंडलेस एक्सप्लॉयटेशन के साथ डेवलपमेंट जो होगा वो सस्टेनेबल नहीं होगा। इट विल नेवर सर्व द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ दिस प्लैनेट। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इंसेंटिवाइज किया जाता है ऐसी बिजनेसेस को, ऐसी इनोवेशंस को जिसमें डेवलपमेंट तो हो लेकिन जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs जिन्हें अडॉप्ट किया गया था by the United Nations General Assembly in 2015, इन्हें फॉर्मुलेट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। इसमें एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट को, फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया था ताकि इन सब गोल्स को हम अचीव कर पाए। टोटल 17 गोल्स हैं जिसमें पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी नंबर 1, फिर है जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसी तरीके से 17 गोल्स है और इन्हें अचीव करना है बाय 2030, यही गोल था। तो दिस विल ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। और रिसेंटली अभी जो भी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, सब चीज़ों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मद्देनजर रखते हुए जो है इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है। तो यूथ को भी अगर मोटिवेट किया जाए थ्रू सोशल इनोवेशन, उनकी जो लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्हें प्रमोट किया जाए इस तरीके से ताकि SDGs का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो, तो जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो पाएगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यूथ को लैब को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में। इसमें नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन, इसके साथ UNDP इंडिया, ये दोनों ही इस मूवमेंट को ड्राइव कर रहे हैं, यूथ को लैब इंडिया को, जिसमें यंग जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस तरीके के बिजनेसेस शुरू करेंगे जिसमें सोशल जो है सोसाइटी के ऊपर एक इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट। सो दिस कैन बी अ पावरफुल फोर्स इन लीडिंग सोशल चेंज एंड फर्दरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs टारगेट एक्शंस एज मेंशन्ड earlier. फॉर एग्जाम्पल इकोरैप, ये एक ऐसा सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है जिसमें वेस्ट सेग्रीगेशन की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है, वेस्ट कलेक्शन, ट्रैकिंग एंड रिसाइकलिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये एक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड चैनल है। सिमिलरली देयर आर टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दिल्ली जिन्होंने जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक फार्मिंग
जो है उसे प्रमोट करने के लिए अपने नेटिव विलेज में पूरा जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें ऑर्गेनिक सब कुछ उगाया जाता है। तो ये सारी सोशल इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप है विच विल लीड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट विल प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट अर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेयर अर्थ मेटल्स। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर रिलायंट नहीं है फॉर एक्सेसिंग रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स 17 ऐसी केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि सिमिलर है, इन डिस्टिंग्विशेबल है बिकॉज ऑफ देयर लस्ट्रस सिल्वरी वाइट सॉफ्ट अपीयरेंस एंड देयर हैवी मेटल्स। जो कंपाउंड्स जिसमें रेयर अर्थ्स जो है वो मिलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स एप्लीकेशन है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में काम आते हैं, लेजर्स, ग्लास, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी इन्हें काम में लाया जाता है। 17 में से 15 लैंथेनाइड्स हैं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 57 से 71 तक जो है वो लैंथेनम सीरीज कहते हैं, और इसी सीरीज में बिलोंग करती हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स। बाकी दो जो है वो भी है स्कैंडियम और यट्रियम। तो 15 लैंथेनाइड्स प्लस स्कैंडियम एंड यट्रियम इनसे बनती है रेयर अर्थ मेटल्स। तो जो लैंथेनाइड्स हैं इन्हीं के ओर डिपॉजिट्स में ये पाए जाते हैं जो 15 हैं, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मोर और लेस सिमिलर होती है। तो ये 17 रेयर अर्थ मिनरल्स क्या क्या है, इसमें है सीरियम, डिस्प्रोसियम, एर्ब्रियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथेनम, ल्यूटीशियम, नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, प्रोथेमियम, समारियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थ्यूलियम, यट्रिबियम एंड यट्रियम। ये सारे हैं रेयर अर्थ मेटल्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि इन्हें रेयर तो कहा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉट रेयर इन नेचर। ऑल्सो 17 जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इसमें से सिर्फ एक जो है वो रेडियो एक्टिव है और इसका नाम है प्रोमेथियम। यूजेस एंड एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्नोलॉजीज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स नेटवर्क्स में यूज होती हैं, कम्युनिकेशंस, क्लीन एनर्जी, एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल मिटिगेशन, नेशनल डिफेंस, इन सभी चीज़ों में इसकी एप्लीकेशन आती है। जो रेयर अर्थ elements हैं they are essential, they are often tiny and they form important components of more than 200 consumer products, जिसमें मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन्स में इनकी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, फ्लैट स्क्रीन जो टीवीज होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, ये सारी जो हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इन सभी चीज़ों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, टेलीविजन और जो फ्लोरोसेंट लैम्प्स हैं इसमें स्कैंडियम का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उन दवाइयों में यट्रियम जो है उसका यूज़ किया जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को स्पेस शटल की जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्पेस क्राफ्ट्स की जो इंजन्स हैं, जेट की जो इंजन टर्बाइन्स है, ड्रोन्स हैं, इसमें भी यूज़ किया जाता है। सीरियम जो है ये मोस्ट अबंडेंट रेयर अर्थ एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, और नासा की जो स्पेस शटल प्रोग्राम है इसमें सीरियम का बहुत ज़्यादा यूसेज है। लैंथेनम, सीरियम, नियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम, समारियम जैसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन कुछ हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसमें आती हैं डिस्प्रोसियम, टर्बियम, यूरोपियम एट्सेट्रा। ये इंडिया में इनकी डिपॉजिट्स इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जा सके, और इसीलिए इंडिया की डिपेंडेंस है ऑन कंट्रीज लाइक चाइना फॉर हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। चाइना जो है उसके पास एस्टिमेटेड 70% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन है ऑफ HREEs। रिजर्व्स और प्रोडक्शन ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। रिजर्व्स यानी कितनी जो एलिमेंट्स है, जो मिनरल्स हैं वो स्थित है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। प्रोडक्शन मतलब एक कंट्री कितनी प्रोड्यूस कर रही है। प्रोड्यूस रिजर्व्स से जब हम उन ओर्स को लाते हैं फिर उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वहाँ से रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, फिर उसको अच्छे से रिफाइन करने के बाद उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में लाया जाता है।
तो प्रोडक्शन एक बिल्कुल अलग सेक्टर है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो चाइना के पास पूरी वर्ल्ड की 37% रिजर्व्स हैं ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन की बात आती है तो वो बहुत आगे है। चाइना वर्ल्ड की 60% ऑफ दी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्ल्ड की, अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व्स की बात करें तो वो 6% है, 6% ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स, लेकिन प्रोडक्शन वो मिनिस्क्यूल है। सिर्फ 1% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ REEs आर डन बाय इंडिया। बात यह है कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, दे हैव द रिजर्व्स एज वेल एज दे हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम दीज ओर्स। और वही अगर जापान की बात करें तो अगर उसके पास रिजर्व्स नहीं है तो भी उसके पास टेक्नोलॉजी है कि वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करे। लेकिन इंडिया के पास जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, वो नहीं है। गवर्नमेंट के एंड से जो ये बात आई है कि इंडिया चाइना के ऊपर रिलायंट नहीं है, तो ये जो असर्शन है इसका क्या बेसिस है? इंडिया में कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिंग, रिफाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई प्योर रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। प्रोडक्शन ऑफ मोनाजाइट जो है वो प्राइमरी सोर्स जो होती है रेयर अर्थ मिनरल की इंडिया में 4000 मेट्रिक टन पर एनम प्रोडक्शन होता है मोनाजाइट की। मोनाजाइट जो है ये प्राइमरीली एक रेडिश ब्राउन कलर का फॉस्फेट मिनरल होता है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं और इसी से फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे कोस्टल एरियाज में, कोस्टल बीच में प्लेसर सैंड्स में मोनाजाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। वहीं पे झारखंड, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु की इनलैंड एरियाज में, मतलब नॉट इन दी कोस्टल एरियाज बट इनलैंड एरियाज में भी प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जिसमें मोनाजाइट है और इन मोनाजाइट से ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ओशन की कोस्ट लाइन जिन जिन कंट्रीज से होके निकलती हैं, वो ईस्ट अफ्रीका हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंटेनिंग मिनरल सैंड्स जो हैं वो पाए गए हैं। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में भी काफ़ी लंबी एक कोस्ट लाइन है और यहाँ से न्यू डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सके। अगर रॉ मटेरियल की जो सोर्सेस हैं वो डिस्कवर हो गए इन एरियाज से और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इतनी क्वांटिटी में है कि वो एक्सट्रैक्ट किए जा सके, सो दिस विल डेफिनेटली इंस्पायर इंडस्ट्रीज कि वो वहाँ पे जाके अपनी कंपनीज सेटअप करें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें फॉर रिफाइनिंग, वैल्यू एडिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। इसके अलावा दूसरी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को और भी बूस्ट करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि जो जूनियर एक्सप्लोरर्स हैं जो कि डिस्कवरी करते हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, इनके लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम बनाया जाए ताकि वो इंसेंटिवाइज हो एक्सप्लोर करने में। एक्सपर्ट्स के अनुसार रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑक्शंस जो की जाती है ये एक इम्बैलेंस का कारण है। जो जूनियर एक्सप्लोरर्स होते हैं, जो छोटे कंपनीज होते हैं जिन्हें जूनियर एक्सप्लोरर्स एक्चुअली कहते हैं, इन छोटे कंपनीज को इन ऑक्शंस में कोई जगह मिलती नहीं है। बड़े कंपनीज जो हैं वो लेके जाते हैं तो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाता। छोटे कंपनीज अगर बहुत सारे इस तरीके से इंसेंटिवाइज हो और धीरे धीरे एक्सप्लोर करे तो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा डिस्कवरी की। ज़रूरत है पॉलिसी रिफॉर्म की, ज़रूरत है प्रोग्रेसिव एंड रैपिड मूवमेंट की इन मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ताकि इन्वेस्टमेंट्स हो एक्सप्लोरेशन के लिए, इंसेंटिवाइज हो, प्राइवेट सेक्टर और भी इन्वेस्टमेंट्स करे और इससे डिस्कवरीज जो हो वो रैपिडली हो। अगली टॉपिक है ओरोनोडोई स्कीम। रिसेंटली असम के चीफ मिनिस्टर ने ओरोनोडोई स्कीम की सेकेंड जो वर्जन है उसे लॉन्च किया to provide financial security to financially disadvantaged families। बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले 2020 में असम की गवर्नमेंट ने ओरोनोडोई स्कीम को लॉन्च किया। विमेन जो है वो प्राइमरी केयर टेकर्स होती हैं फैमिली की और वो इस स्कीम की बेनिफिशियरीज हैं ओरोनोडोई स्कीम की।
इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है विमेन को ₹1000 पर मंथ थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT। हर महीने की फर्स्ट डे में ये अमाउंट जो है ना ट्रांसफर किया जाता है अंडर दिस स्कीम। कौन से बेनिफिशियरीज एलिजिबल होंगे इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है एज पर द गाइडलाइंस बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। और जो बेनिफिशियरीज हैं इनके प्रिलिमिनरी जो सिलेक्शन है ये की जाती है एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडी हो गया इन दैट केस, और फिर एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर सिलेक्शन की जाती है। आते हैं ओरोंडोई स्कीम 2.0 पे। सेकेंड वर्जन में इस स्कीम को एक्सपैंड किया गया है। इसमें अभी 27.5 लाख से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज होंगे और 2023 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो दीनदयाल दिव्यांगन पेंशन योजना है और इंदिरा मेरी विडो पेंशन स्कीम है, इन दोनों के जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज हैं उन्हें सब्स्यूम कर दिया जाएगा अंडर ओरोंडोई 2.1। इसमें दिव्यांगजन्स जो स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें भी इंक्लूड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ऐसी फैमिलीज जिसमें कोई एक मेंबर जो है वो ड्वार्फ है या फिर सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम सेरिब्रल पॉल्सी, थैलासीमिया, हीमोफीलिया, ऐसी जो रेयर डिजीजेज अगर इन सब से वो जूझ रहे हैं तो इन दैट केस दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द स्कीम इन द सेकेंड वर्जन ऑफ ओरोंडोई इनिशिएटिव। सिंस ये एक गारंटीड कैश फ्लो है टू द अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज, तो इसीलिए ये जो पॉवर्टी एलिविएशन का जो एम है गवर्नमेंट का, इसको अचीव करने में ये स्कीम काफ़ी मददगार साबित होगी। अगली टॉपिक है अग्नि 5 मिसाइल्स। रिसेंटली इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया। अग्नि मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो अग्नि मिसाइल सीरीज में मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इंडिया में डेवलप किए गए हैं एंड दे आर नेम्ड आफ्टर वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर अग्नि। हमें पता है अग्नि मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज भी होते हैं एंड दे आर न्यूक्लियर केपेबल, और इसके अलावा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं। इसमें से पहला जो मिसाइल था उसका नाम था अग्नि 1। इट वाज डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। काफ़ी डिटेल में हमने प्रीवियस सेशंस में अग्नि मिसाइल्स के बारे में बात की है। क्या होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू दूसरे कॉन्टिनेंट तक वो जा सकते हैं, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरीके से फॉलो करते हैं, वो है बैलिस्टिक, न्यूक्लियर वेपन्स केपेबल। ये सारी ही चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है इन अ प्रीवियस सेशन। सक्सेस मिलने के बाद अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को एक सेपरेट प्रोग्राम के हिसाब से चलाया गया। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इसमें अग्नि 1, 2, 3, 4 इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इन मिसाइल्स की। ये ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं। अग्नि 5 जो अभी रिसेंटली इसको टेस्ट फायर किया गया, इट इज एन इंडियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने की इसकी क्षमता है। रेंज है 5000 किलोमीटर्स। ये इंडिया की सबसे पावरफुल मिसाइल है अग्नि 5 एंड इट इज इंडियाज लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, और ये 5000 किलोमीटर दूर स्थित जो एनिमीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पूरे एशिया को, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, ये इन एरियाज को ये कवर कर सकता है। पूरी चाइना को भी ये कवर कर सकता है इंक्लूडिंग इट्स कैपिटल बीजिंग। तो इतनी लंबी और बड़ी इसकी रेंज है। जब ये मिसाइल फ्लाई करती है तो 1500 kg की न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर ये फ्लाई कर सकती है एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है जो इंडिया में मौजूद है। वेट की बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल की जो वेट है वो है 50,000 kg। 17.5 मीटर लंबा है ये मिसाइल और ये एज मेंशन्ड अर्लियर 1500 kg की न्यूक्लियर वेपन को ये कैरी कर सकता है ऑन इट्स टॉप। अग्नि 5 मिसाइल जो है ये सॉलिड फ्यूल से फ्लाई करता है। वैसे इसकी जो रॉकेट की बूस्टर्स है 3 स्टेज में मौजूद है और 8.5 किलोमीटर की जो रेंज है, डिस्टेंस है, ये इसे कवर कर लेता है इन 1 सेकेंड। इसकी इतनी स्पीड है और अपनी एनिमी को ये अटैक करता है विद स्पीड ऑफ अराउंड 30,000 किलोमीटर्स पर आवर। रोड हो, रेल प्लेटफॉर्म हो, कहीं से भी अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है।
तो देश में कहीं पे भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है और एनिमी को इससे अटैक किया जा सकता है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि वेदर कंडीशंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, किसी भी वेदर में इसको लॉन्च किया जा सकता है टू अटैक द एनिमी। अगली टॉपिक है हट्टी कम्युनिटी। हिमाचल प्रदेश की जो हट्टी कम्युनिटी है, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस ग्रांट करने के लिए पार्लियामेंट ने रिसेंटली पास किया द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022। शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर किसी एक ट्राइब को ऐड करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस है। सबसे पहले एक ट्राइब जिस स्टेट से बिलोंग करता है, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देती है कि हाँ, इस ट्राइब को एसटी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन है ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजी जाती है, जो कि रिव्यू करता है कि ये रिकमेंडेशन जो है वो जायज़ है कि नहीं, सच में इस ट्राइब को एसटी लिस्ट में डाला जा सकता है कि नहीं, ये एलिजिबल है कि नहीं। इसके बाद इस रिकमेंडेशन को सेंड की जाती है टू द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। होम मिनिस्ट्री जो है उसके बाद इसे अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद इस अप्रूवल को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भेजा जाता है और उसके बाद उसे कैबिनेट के पास भेजा जाता है फाइनल डिसीजन के लिए। कैबिनेट जो है उसी के पास पावर रहता है फाइनल डिसीजन देने के लिए। वो इसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं इस बिल को पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में उसके बाद जो है वो अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1950 को, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 को, जो जिस लिस्ट में डालना चाहिए, अगर कास्ट है एससी का लिस्ट में डालना है तो अकॉर्डिंगली, और एसटी लिस्ट में डालना है तो अकॉर्डिंगली एक बिल को लाके उसको पास किया जाता है और उसके बाद ही वो पर्टिकुलर ट्राइब जो है वो एसटी लिस्ट में वो आ जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर कि लिस्ट में आने के लिए अमेंडमेंट की जरूरत होती है इन दी पार्लियामेंट। हट्टी कम्युनिटी जो है, हट्टी ट्राइब्स, ये क्लोजली नेट कम्युनिटी है जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, हट्टी जो नाम, ये नाम जो है पढ़ा है फ्रॉम हार्ट, बिकॉज इनकी जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो है होम ग्रोन क्रॉप्स को सेल करना, वेजिटेबल्स, मीट, वुल, इन सब चीज़ों को सेल करना एट स्मॉल टाउन मार्केट्स। जिन मार्केट्स में इन्हें सेल किया जाता है इन्हें कहते हैं हाट, और इसी से इनका नाम पड़ा है हट्टीज। हट्टी कम्युनिटी के जो मेन होते हैं वो ट्रेडिशनली ड्रेस करते हैं और इसके साथ एक हेड गियर भी पहनते हैं ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। हिमाचल प्रदेश में हट्टी पीपल जो है, जो कम्युनिटी है, दे लिव इन 154 पंचायत एरियाज अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2.5 लाख पीपल जो है ये हट्टी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन आसपास 3 लाख के चली गई होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे गिरी और टोन्स रिवर का बेसिन है, यहीं पे हट्टी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये दो जो रिवर्स हैं, गिरी और टोन्स, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। टोन्स जो है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की इनफैक्ट बॉर्डर में ही फ्लो करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो ट्रांसगिरी एरिया है वहाँ पे हट्टीज रहते हैं और उत्तराखंड की जौनसार पवार एरिया में जो है ये कम्युनिटी रहते हैं। इन दो स्टेट्स के जिन एरियाज में ये हट्टी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनकी ट्रेडिशन जो है सिमिलर है, इंटर मैरिजेस भी इसमें कॉमन है। लेकिन हट्टी कम्युनिटी में ही 2 कास्ट्स हैं। एक है अपर कास्ट पीपल जिनमें है भात और खाश, और दूसरे हैं लोअर कास्ट पीपल जिन्हें कहते हैं बधोईस। इन 2 कास्ट्स के बीच में इंटर मैरिजेस जो है इन्हें डिस्करेज किया जाता है। तो एक रिजिड कास्ट सिस्टम अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऑपरेट करता है इन दी हट्टी कम्युनिटीज। हट्टी कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे आर गवर्न्ड बाय ए ट्रेडिशनल काउंसिल जिसे कहते हैं खुम्बली। दिस इज सिमिलर टू खाप पंचायत ऑफ हरियाणा। तो ये जो खुम्बली है, यहीं पे कम्युनिटी मैटर्स जो है वो डिसाइड की जाती है। अगली टॉपिक है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। रिसेंटली नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस मीटिंग का मकसद था टू डिसाइड ऑन अ प्रोसेस ताकि फार्मर्स के लिए जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने की जो मेथोडोलॉजी होती है वो और भी सिंप्लीफाई हो जाए। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है इसे सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1984। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ये अपनी डिसीजंस खुद लेती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। लेकिन डे टू डे अफेयर्स में जो डिसीजंस हैं ये खुद लेती है, इसीलिए ऑटोनोमस है।
इस बोर्ड की हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है और इस बोर्ड को रजिस्टर किया गया था एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। इस बोर्ड का एम एंड ऑब्जेक्टिव है पूरे देश में हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन है उसके क्लस्टर्स बने, हब्स बने, पोस्ट हार्वेस्ट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें डेवलप किया जाए, प्लांटिंग मटेरियल्स जो है वो क्वालिटी हो और इसीलिए उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसे भी इंश्योर किया जाए, नई टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को, टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाए फॉर हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर। वैसे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड और इंडिया की रैंक फर्स्ट आती है इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, बनाना, लाइम एंड लेमन, पपाया एंड ओकरा। अगली टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। रिसेंटली ईरान को एक्सपेल कर दिया गया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ये एक प्रिंसिपल ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करने के लिए। ये बॉडी जो है इकोसॉक की, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक फंक्शनल कमीशन है जिसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय इकोसॉक इन द ईयर 1946। इस कमीशन की मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है विमेन राइट्स को प्रमोट करना, विमेन लाइव्स की रियलिटी को डॉक्यूमेंट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को शेप करना ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। 1996 में इकोसॉक ने इस कमीशन की जो मैंडेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, इसे एक्सपैंड किया और ये डिसाइड किया कि अब से ये कमीशन बीजिंग डिक्लेरेशन की जो प्रोविजंस है उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करेगी, क्या प्रॉब्लम्स है इम्प्लीमेंटेशन में उसे भी देखेगी और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की जो एक्टिविटीज़ है उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव, जेंडर इक्वालिटी को मेन स्ट्रीम में लाएगी। बीजिंग डिक्लेरेशन जो है ये एक रेजोल्यूशन है जिसे अडॉप्ट किया गया था इन द ईयर 1995। It was adopted by the United Nations at the end of the Fourth World Conference of Women. इस declaration को adopt किया गया था to promulgate a set of principles concerning the equality of men and women. तो इसी की जो provisions हैं, इसकी proper implementation हो, इसकी देखरेख करेगी United Nations Commission on Status of Women. हमने कहा था कि ये कमीशन जो है ये इकोसॉक का ही एक पार्ट है, इसकी फंक्शनल कमीशन है। तो इकोसॉक क्या है? ये यूनाइटेड नेशंस की वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, 6 में से एक है प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज। जो भी यूनाइटेड नेशंस ये सारी एक्टिविटीज अंडरटेक करती हैं, इनको एक डायरेक्शन देना, इनको कोऑर्डिनेट करना, यही काम है इकोसॉक का। इकोसॉक को एस्टैब्लिश किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945। इसके 54 मेंबर्स हैं। मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है फॉर 3 ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली। 5 में से 4 जो मेंबर्स हैं ये जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, ऐसे 4 मेंबर्स जो हैं इन्हें बार बार इलेक्ट किया जाता है कंटिन्यूअसली बिकॉज दे प्रोवाइड फंडिंग फॉर इकोसॉक्स बजट। इकोसॉक के अंदर जो भी डिसीजंस ली जाती है वो सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग से ली जाती है, सिंपल वोटिंग, एंड इसकी जो प्रेसिडेंसी है इट चेंजेस एनुअली। 1946 में जो इनॉग्रल सेशन था वहां पे इंडिया प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद अप्रैल 22 में इंडिया जो है इलेक्ट हुआ टू 4 की बॉडीज ऑफ इकोसॉक। इकोसॉक की जो की बॉडीज हैं उसमें इंडिया का इलेक्शन हुआ एज इट्स मेंबर। फॉर एग्जाम्पल कमिटी ऑन एनजीओ दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट एंड कमिटी फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन सब में इंडिया का इलेक्शन हुआ इन 2022। हमने कहा था कि इकोसॉक जो है ये यूनाइटेड नेशंस की 6 जो मेन ऑर्गन्स हैं उसमें से एक है। तो बाकी 5 कौन है? वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। अगली टॉपिक है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक स्कीम को रीनेम किया है। पहले नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, अभी नाम रखा गया है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसको 2021-22 से 2025-26 तक चलाए जाने की बात है और इस स्कीम का एम है कि
विलेजेस में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है, उसमें सुधार लाया जाए ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्प मिले। ऐसी विलेजेस जहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, इन दैट केस वहाँ पे ये योजना जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। एम है विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं और धीरे धीरे इन विलेजेस को आदर्श ग्राम, मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट करना। ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है, ऐसी विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेटअप किया जाता है तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी होगा यहाँ पे। इस प्रोग्राम के तहत जिन विलेजेस में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत है वहाँ पे विलेज डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स, पोटेंशियल एंड एस्पिरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज एंड देयर पीपल। जिन विलेजेस को इस स्कीम के तहत आइडेंटिफाई किया जाएगा वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपनी फंड्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लगाएं ताकि जो गैप्स हैं उन्हें जल्दी फिलअप किया जा सके, ऐसा मैंडेट है। ऐसी विलेजेस में एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस हो, ट्रीज को प्लांट करना, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बॉडीज को मेंटेन करना, रिन्यूएबल जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, फॉर एग्जांपल बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन्हें सेटअप करना, फिर स्मोकलेस चूल्हास का यूज़ कर सके यहाँ के लोग, इसे इंश्योर करना। आंगनवाड़ी के लिए जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें अट्रैक्टिव करना, एडिक्वेट उसमें फैसिलिटीज़ हो, स्कूल्स रहे प्रॉपरली, हेल्थ सेंटर्स रहे, पंचायत रहे, कम्युनिटी हॉल्स रहे, एडिक्वेट फैसिलिटीज़ रहे स्पोर्ट्स और दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ऐसा जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया जाएगा ये इंश्योर होगा। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एनरोल करवाना आंगनवाड़ीज़ में और रेगुलरली आंगनवाड़ीज़ को अटेंड करवाना। सिमिलरली 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें भी एनरोल करवाना और रेगुलरली स्कूल्स को अटेंड करवाना। जो अडल्ट्स हैं इन सभी विलेजेस में ये एटलीस्ट फंक्शनली लिटरेट होने चाहिए, मतलब उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। फंक्शनल लिटरेसी मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके स्कीम्स का लाभ उठा सके, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें कर सके, वहाँ पे फ्रॉड्यूलेंस ना हो जाए, इन सब चीज़ों को कहते हैं फंक्शनल लिटरेसी। सभी को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, जो मदर्स हैं उन्हें प्रीनेटल एंड एंटीनेटल जो केयर है वो प्रोवाइड की जा सके, ये इंश्योर करना भी इस प्रोजेक्ट का मकसद है। 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, मतलब हॉस्पिटल्स में प्रॉपर वे में ही डिलीवरीज हो बेबीज की, फुल इम्यूनाइजेशन हो चिल्ड्रन की यूजिंग वैक्सीनेशन, स्मॉल फैमिली नॉर्म को फॉलो किया जाए ऐसी विलेजेस में, पब्लिक कंजम्पशन ना हो लीकर की। तो ऐसी कई सारी प्रोविजंस जो है वो रखी गई हैं। विलेज के जो रेसिडेंट्स हैं वो अपनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अवेयर रहें, उन्हें एक्सरसाइज कर सके। सिमिलरली वो अपनी फंडामेंटल और सिविक ड्यूटीज़ के बारे में भी अवेयर हो, उन्हें वो डिस्चार्ज करे। जो भी यूथ और अडल्ट्स हैं विलेज में उनके पास एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट रहे, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड रहे, ऐसे ही एडिक्वेट अरेंजमेंट रहे ताकि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके और स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी रहे। विलेजेस में जो भी सेक्टर है, एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ हो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिस करके ही हो। जो विलेजेस हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए उन्हें रेम्यूनरेटिव प्राइसेस रहें, ऐसा नहीं है कि मिडिल पन ही सारा कुछ लेके जाए। इन सब चीज़ों को इंश्योर करवाया जाएगा इस स्कीम के अंदर। एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि इस स्कीम से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाएगी सिलेक्टेड विलेजेस की और वो मॉडल विलेजेस के हिसाब से वो काम कर पाएंगे। उन विलेजेस के देख के दूसरी जो विलेजेस हैं वो भी इंस्पायर हो जाएंगी और अपनी फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेंगी। SC/ST पॉपुलेशन और जो दूसरी पॉपुलेशन है उनके बीच में कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस ना रहे, डिफरेंसेस जो है वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एट पार, फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट हो या फिर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट हो या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन रेट हो, सभी चीज़ों में पैरिटी आए, इसे इंश्योर किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना aims to mitigate gaps and provide basic infrastructure in villages with a notable tribal population. It will cover more than 36,000 villages that have at least 90% ST population. Next, the Agni 5 is an Indian intercontinental ballistic missile with a range of over 10,000 kilometers.
Next, the National Horticulture Board was set up by the Government of India in 2004 as an autonomous organization under the administrative control of the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. Next, the Government of India introduced the Bharat Number Plate or Bharat Series registration number for non-transport. The Bharat Series number plate removes the obligation of transferring vehicle registration after moving from one state to the other. Next, Youth CoLab is an initiative launched in 2019 by the United Nations Development Programme India in partnership with Atal Innovation Mission, Niti Aayog. It aims to establish a common agenda for Asia-Pacific countries to invest in and empower youth to accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals through leadership, social innovation and entrepreneurship. Next, the state government of Odisha launched the Arunodoi scheme on 2nd October 2020. Women, being the primary caretakers of the family, are kept as the beneficiaries of the scheme. The scheme provides financial assistance of ₹1,000 per month through direct benefit transfer. Next, to grant scheduled tribe status to the Hatti community in Meghalaya, the Parliament passed the Constitutional Scheduled Tribes Order 3rd Amendment Bill 2022. With this, we come to an end of this session. Thank you so much.